ये कहानी है दो अनोखे राज्यों की, पक्षी राज्य और वृक्ष राज्य की। पक्षी राज्य में हर तरह के पक्षी रहते हैं जो अपने रंग बिरंगे पंखों और मधुर आवाजों से पहचाने जाते हैं। वहीं वृक्ष राज्य में हर पेड़ का अपना एक अनोखा व्यक्तित्व है और ये सब मिलकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। दोनों राज्यों के बीच घना जंगल है, लेकिन इनके बीच गहरी दोस्ती और समझ भी है। अध्याय 1, पक्षियों और वृक्षों का मिलन। एक दिन जब सूरज उग रहा था, पक्षी राज्य के राजा गरुड़ ने एक घोषणा की, हम वृक्ष राज्य का दौरा करेंगे। वहाँ के वृक्ष हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। राजा गरुड़ के साथ सुंदर तोता पपीहा, प्यारा कबूतर कब्बू और हंस हंसी ने वृक्ष राज्य की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वे वृक्ष राज्य पहुँचे, उन्होंने वहाँ के राजा वट वृक्ष से मुलाकात की। राजा वट ने सभी पक्षियों का स्वागत किया और उन्हें वृक्ष राज्य के बारे में बताया। अध्याय 2, फूलों का महोत्सव। पक्षी राज्य के पक्षियों के आने की खुशी में वृक्ष राज्य ने फूलों का महोत्सव रखा। सारे वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से सज गए। आम के पेड़ राजू ने पीले फूल, नीम के पेड़ नीमू ने सफेद फूल और गुलमोहर गुली ने लाल फूलों से खुद को सजा लिया। पक्षी इस अद्भुत नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। पपीहा ने कहा, ये तो अद्भुत है, हम अपने पंखों से इन फूलों को सजाना चाहते हैं। सभी पक्षियों ने मिलकर वृक्षों के फूलों को अपने पंखों में लगा लिया, जिससे पूरा जंगल जैसे खिल उठा। अध्याय 3, संकट की घड़ी, पानी की कमी। कुछ समय बाद जंगल में पानी की कमी हो गई, जिससे वृक्ष मुरझाने लगे और पक्षियों के घोंसले भी सूखने लगे। राजा गरुड़ और राजा वट ने मिलकर समाधान खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने सारे पक्षियों और वृक्षों को इकट्ठा किया और सभी से सुझाव मांगे। नीमू ने सुझाव दिया, अगर हम अपने पत्तों को आपस में जोड़कर एक बड़े छतरीनुमा आकार बना लें, तो बारिश आने पर ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं। सभी वृक्षों ने यह उपाय अपनाया और पक्षियों ने भी उनकी मदद की। अध्याय 4, वृक्षों और पक्षियों का परिश्रम। वृक्षों ने मिलकर अपनी शाखाओं को फैलाया और एक विशाल छतरीनुमा ढांचा बना लिया। पक्षियों ने अपने पंखों से बूंद बूंद पानी इकट्ठा करना शुरू किया। कई दिन की मेहनत के बाद उन्होंने काफी पानी इकट्ठा कर लिया। ये देखकर राजा गरुड़ ने कहा, ये सब मिलकर काम करने का नतीजा है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अध्याय 5, वसंत का आगमन और हर्षोल्लास का पर्व। धीरे धीरे वसंत का मौसम आया और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। फूलों की खुशबू जंगल में फैलने लगी। राजा वट और राजा गरुड़ ने मिलकर वसंत हर्षोल्लास पर्व मनाने का निर्णय लिया। इस पर्व में सभी पक्षी और वृक्ष एक दूसरे को उपहार देते हैं। पपीहा ने गुली के लिए रंग बिरंगी पंखों की माला बनाई और नीमू ने कब्बू को अपनी पत्तियों से बनी छांव भेंट की। हंसी ने आम के पेड़ राजू के साथ नृत्य किया और इस दृश्य को देखकर सभी खुश हो गए। अध्याय 6, बवंडर का संकट और मित्रता की शक्ति। एक रात तेज बवंडर आया और पक्षियों के घोंसले हिलने लगे, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगीं। सभी पक्षी डर गए। तभी राजा वट ने सभी वृक्षों से कहा, अपनी शाखाओं को मजबूत करो और पक्षियों को अपनी शाखाओं में शरण दो। सारे वृक्षों ने अपने शाखाओं को मजबूत किया और पक्षियों ने उन पर बैठकर शरण ली। राजा गरुड़ ने सभी पक्षियों को शांत किया और वृक्षों का धन्यवाद किया। अध्याय 7, एकता का संदेश। बवंडर के बाद सबने एक दूसरे की मदद से फिर से अपना राज्य बसाया। राजा गरुड़ और राजा वट ने मिलकर घोषणा की, आज हमने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। अध्याय 8, आखिरी उत्सव और विदाई। अंत में राजा गरुड़ ने वृक्ष राज्य के लिए एक विदाई उत्सव का आयोजन किया। पक्षियों ने अपने गीतों से जंगल गूंजा दिया और वृक्षों ने अपने फूलों और पत्तियों से रंगीन सजावट की। इस अद्भुत नजारे के बीच राजा गरुड़ ने राजा वट से कहा, हमारी मित्रता अनमोल है। जब भी हमें जरूरत होगी, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। राजा वट ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों राज्यों ने हमेशा के लिए दोस्ती की कसम खाई। समाप्ति, एकता और मित्रता का संदेश। ये कहानी यही बताती है कि एकता में बल है। जब पक्षी और वृक्ष एक साथ आए तो उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। ये कहानी दोस्ती, एकता और सहयोग का संदेश देती है, जो हमें जीवन में हर परिस्थिति में एक साथ खड़े रहने की प्रेरणा देती है। अध्याय 9, जादुई बीज और नई शुरुआत। एक दिन पक्षी राज्य के एक तोते पपीहा को जंगल में एक चमकता हुआ बीज मिला। वो इसे लेकर राजा गरुड़ के पास गया। राजा वट ने उस बीज को देखकर कहा, यह एक जादुई बीज है। इसे अगर सही तरह से लगाया जाए तो यह एक बड़ा और शक्तिशाली वृक्ष बन सकता है, जो पूरे जंगल को नई ऊर्जा से भर देगा। राजा गरुड़ और राजा वट ने मिलकर जादुई बीज को जंगल के बीचों बीच बोने का निर्णय लिया। हर रोज सभी पक्षी उस बीज की देखभाल करने लगे।
वे अपने पंखों से पानी लाकर उस पर डालते और वृक्ष अपने पत्तों से उसे ढककर उसकी रक्षा करते। कुछ समय बाद वह बीज अंकुरित हुआ और एक सुंदर विशाल वृक्ष में बदल गया। इस वृक्ष को मित्र वृक्ष का नाम दिया गया क्योंकि वह दोनों राज्यों के मिलकर काम करने का प्रतीक था। मित्र वृक्ष ने पूरे जंगल में हरियाली और ताजगी फैला दी। पक्षियों के लिए फल और छांव और वृक्षों के लिए जल और पोषण का स्रोत बन गया। अध्याय 10 आकाशीय फसलों का प्रयोग। मित्र वृक्ष से प्रेरित होकर राजा गरुड़ और राजा वट ने एक और अनोखा प्रयोग करने का निर्णय लिया। राजा गरुड़ ने अपने राज्य के पक्षियों को बुलाकर कहा, हम आकाशीय फसलों का निर्माण करेंगे। ये फसलें पक्षियों के पंखों से लटकाई जाती और हवा में झूलती हुई उगाई जाती। इन आकाशीय फसलों से न केवल पक्षियों को भोजन मिलता बल्कि वृक्षों को भी नई फसलें मिलती। राजा वट ने उत्साह में कहा, इससे हमारे जंगल में पोषण और सौंदर्य की वृद्धि होगी। धीरे धीरे आकाशीय फसलें पूरे जंगल में फैलने लगीं। ये फसलें रंग बिरंगी थीं और इन्हें देखकर जंगल और अधिक खूबसूरत हो गया। पक्षियों और वृक्षों ने मिलकर इस प्रयोग को सफल बनाया और इससे उनके रिश्ते में और अधिक गहराई आई। अध्याय 11 पक्षी विद्यालय का निर्माण। मित्र वृक्ष के नीचे पक्षियों ने एक पक्षी विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, जहां युवा पक्षियों को वृक्षों के ज्ञान और प्रकृति के बारे में शिक्षा दी जाती। राजा गरुड़ ने कहा, हमारे युवा पक्षियों को ये सीखने की जरूरत है कि वृक्ष हमारे साथी हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। राजा वट ने ये सुनकर अपने राज्य के वृक्षों को पक्षियों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। पीपल के पेड़, ज्ञानू और नीमू जैसे वृक्षों ने छोटे छोटे पक्षियों को अपने छांव के नीचे बैठाकर उन्हें वृक्षों के जीवन चक्र, जल संरक्षण और पर्यावरण की देखभाल के बारे में सिखाया। पक्षी विद्यालय में जाने वाले छोटे पक्षी उत्साह के साथ वृक्षों से न केवल ज्ञान लेते बल्कि उनके प्रति सम्मान भी महसूस करने लगे। अध्याय 12 मौसम का उतार चढ़ाव। गर्मियों का मौसम आया और जंगल में गर्म हवाओं ने कहर ढाया। पक्षियों के पंख झुलसने लगे और वृक्षों के पत्ते सूखने लगे। तब राजा वट और राजा गरुड़ ने मिलकर एक नया उपाय खोजा। उन्होंने पक्षियों और वृक्षों के बीच छाया का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। वृक्षों ने अपनी शाखाओं को खोलकर पक्षियों के लिए छाया बनाई और पक्षियों ने अपने पंखों से ठंडी हवाएं फहराई ताकि वृक्षों को थोड़ी राहत मिल सके। पक्षी अपने पंखों से पानी इकट्ठा कर वृक्षों की जड़ों पर डालते और वृक्ष अपनी शाखाओं को हवा में लहराते हुए पक्षियों को ठंडक पहुँचाते। इस आदान प्रदान से जंगल में एक संतुलन बना रहा और सबने गर्मियों की तपिश का मिलकर सामना किया। अध्याय 13 संगीत महोत्सव। जब बारिश का मौसम आया तो पक्षी और वृक्षों ने संगीत महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में हर पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाता और वृक्ष अपनी पत्तियों को हवा में लहराकर सुरों की ताल बनाते। हंसी हंस ने अपने सुंदर गीत से सबका दिल जीत लिया तो गुली ने अपनी पत्तियों से ऐसा ताल बनाया कि सब नाचने लगे। राजा गरुड़ और राजा वट भी इस अद्भुत संगीत महोत्सव में शामिल हुए। दोनों ने साथ मिलकर सभी को एकता और प्रेम का संदेश दिया। इस महोत्सव ने पक्षियों और वृक्षों को एक नई ऊर्जा और उल्लास से भर दिया। अध्याय 14 एक नई पीढ़ी का आगमन। कुछ समय बाद पक्षी राज्य में नए छोटे छोटे चूजों का जन्म हुआ और वृक्ष राज्य में नई कोपलें फूटी। यह नई पीढ़ी पक्षियों और वृक्षों के बीच की दोस्ती की नई कहानी लिखने के लिए तैयार थी। पुराने पक्षी और वृक्षों ने मिलकर इन नन्हे चूजों और कोपलों को वह सभी बातें सिखाईं जो उन्होंने वर्षों से सीखी थीं। राजा गरुड़ और राजा वट ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वह अपनी इस दोस्ती को आने वाली पीढ़ियों तक बढ़ाते रहेंगे ताकि पक्षी और वृक्ष राज्य की यह अनोखी कहानी सदा के लिए जीवित रहे।